नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। निफ्टी बैंक वीकली एक्सपायरी पर बाजार में दबाव, सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद। मिड कैप में दबाव, स्मॉल कैप फ्लैट बंद। नवरात्रि दशहरे में जमकर बिकी देश में गाड़ियां। मारुति, टाटा मोटर्स, M&M, बजाज ऑटो, हीरो मोटर्स सभी के आंकड़े अनुमान से काफी अच्छे। बस ट्रैक्टर बिक्री के मोर्चे पर निराश। महिंद्रा, एस्कॉर्ट, कुबोटा की ट्रैक्टर बिक्री अक्टूबर में घटी। मुनबक्कर को रिलायंस का एक और लग्जरी तोहफा। BKC में खुला देश का सबसे बड़ा लग्जरी मॉल, जियो वर्ल्ड प्लाजा। लॉन्च पर अंबानी परिवार हुआ शामिल। बॉलीवुड से ज्यादा की शिरकत। इजराइल का गाजा में रिफ्यूजी कैंप पर बड़ा हमला। हमास के 50 लड़ाकों की मौत का दावा। हमास का सीनियर कमांडर भी ढेर। गाजा से इजिप्ट जाने के लिए पहली बार इजिप्ट बॉर्डर खुला। दिल्ली और मुंबई में दमघोटू हवा से सांस का आफतकाल। बॉम्बे हाईकोर्ट ने लिया खुद संज्ञान। BMC महाराष्ट्र प्रदूषण बोर्ड से मांगा जवाब। इधर दिल्ली में AQI 372 पर पहुंचा। डीजल गाड़ियों की एंट्री बैन। मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए सभी दल सहमत। ऑल पार्टी मीटिंग में एक मत से फैसला। जल्द होगा कानूनी प्रक्रिया शुरू। एक्टिविस्ट मनोज पाटिल से अनशन खत्म करने की अपील। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इजराइल और हमास के जंग की खबरों से। गाजा में जमीनी ऑपरेशन शुरू करने के बाद इजराइल के हमास पर हमले और तेज हो गए हैं। इजरायली सेना का दावा है कि उसने अब तक हमास के 11,000 ठिकाने तबाह किए हैं। कल रात इजराइल ने उत्तरी गाजा में सबसे बड़े जाबेलिया रिफ्यूजी कैंप को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने इस हमले में हमास के एक सीनियर कमांडर इब्राहिम बियारी समेत 50 लड़ाकों को मार गिराया है। तो वहीं गाजा के हेल्थ मंत्रालय ने कहा है कि इजरायली हमलों में कई लोगों की मौत हुई है, जबकि सैकड़ों लोग इसमें घायल हुए हैं। ईरान, इजिप्ट, जॉर्डन समेत मुस्लिम देशों ने इस हमले की निंदा की है। इजिप्ट ने कहा है कि वो घायल फिलिस्तीनियों को भी राफा बॉर्डर पार करने की इजाजत देगा, जिससे कि उनको सही इलाज मिल सके। तो वहीं दूसरी तरफ यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। हालांकि इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने एक मिसाइल और कुछ ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया। हूती के प्रवक्ता ने कहा है कि ये हमले गाजा के लोगों के समर्थन में किए गए हैं और ये आगे भी अभी जारी रहेंगे। इजराइल हमास जंग के बीच बातचीत का दौर भी जारी है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन शुक्रवार को एक बार फिर से इजराइल का दौरा करेंगे। इसके बाद वो मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में भी जाएंगे। इससे पहले ब्लिंकन ने अमेरिकी संसद में ये बताया कि इजराइल गाजा पर कंट्रोल नहीं कर सकता है। अमेरिकी पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि वो गाजा में अमेरिकी सेना को शांति बनाए रखने के लिए भेजने पर विचार नहीं कर रहा है। और गाजा में इजराइल के हमले तेज हो गए हैं। शुक्रवार को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मिडिल ईस्ट के दौरे पर जाने वाले हैं। क्या इजराइल हमास जंग और तेज होगी या फिर होगा युद्ध विराम? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे शाम 7:57 पर चर्चा। और बात करेंगे अब दिल्ली की, जहां सर्दियां आते ही एक बार फिर से वायु प्रदूषण ने टेंशन बढ़ा दी है। केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण से लड़ने के लिए 15 सूत्रीय एक्शन प्लान जो है उसे लागू कर दिया है। राजधानी में 1 नवंबर से बाहर से आने वाली जो डीजल बसें हैं उनकी एंट्री बंद कर दी गई है। अब से दिल्ली में केवल CNG, इलेक्ट्रॉनिक और BS6 बसों को ही एंट्री दी जाएगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि NCR से आने वाली बसें दिल्ली में प्रदूषण फैला रही हैं और प्रदूषण रोकने के लिए सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं। बाहर से डीजल की पोल्यूटेड बसें आती हैं, उनको CAQM के डायरेक्शंस पे आज दिल्ली में रोक दिया गया है। इसके लिए 18 टीमें गठित की गई हैं, जिसमें 4 मेंबर्स ट्रांसपोर्ट के हैं, 2 ट्रैफिक पुलिस के हैं, जो जगह जगह बॉर्डर्स पे उसको चेक कर रहे हैं। लेकिन मेरे राज्य सरकारों से निवेदन है कि आप अपने डिपो से ही CNG, इलेक्ट्रिक या BS6 की बसों को भेजें, जिससे कि यात्रियों को परेशानी ना हो। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता रोहन सिंह। तो रोहन, बताएं जरा, दिल्ली में भी प्रदूषण को लेकर क्या स्थिति है और सरकार इस प्रदूषण को लेकर क्या क्या एक्शन प्लान लागू करने जा रही है?
राजधानी में पीक पॉल्यूशन सीजन की शुरुआत हो चुकी है। आज 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक जो प्रदूषण है वो अपने चरम पर रहने वाला है। अगर हम आज की बात करें तो दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर रहा, जो AQI रहा है, वो 372 रहा है, यानी कि लगभग जो गंभीर की स्थिति है 400 की, उसके काफ़ी करीब है। इसके अलावा कई सारे दिल्ली के ऐसे इलाके रहे जैसे कि आनंद विहार रहा या रोहिणी रही या फिर बवाना रहा, जहाँ पे जो प्रदूषण है वो लगभग गंभीर की स्थिति में पहुंच चुका था। आज से कुछ और चीज़ें होने वाली हैं। सबसे पहले तो आज से जो डीजल की गाड़ियां हैं, खासतौर पे जो BS6 कंप्लायंट नहीं है, उनकी एंट्री पर दिल्ली NCR में रोक लगने वाली है। इसके अलावा 15 सूत्रीय कार्यक्रम आज से लागू किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से। नोएडा और गुड़गांव की बात करें तो वहाँ भी जो प्रदूषण है वो बहुत खराब से गंभीर की श्रेणी में रहा है, और जो आने वाले जो कुछ दिन रहने वाले हैं उस पर चेतावनी दी गई है कि टेम्परेचर कम होगा और प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ने जा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए रोहन आपका। ये तो आपने दिल्ली में प्रदूषण की बात सुनी, लेकिन मुंबई भी इसमें अब पीछे नहीं है, क्योंकि मुंबई में भी हवा की जो गुणवत्ता है वो दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। खुद बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लिया है और बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई की खराब हवा को लेकर चिंता जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि महानगर की हवा लगातार दूषित हो रही है। मुंबई में ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जहां की हवा बेहतर अब रह गई हो। ये एक गंभीर विषय है, इसलिए हम स्वतः इस मामले का संज्ञान लेते हैं। आपको बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट में मुंबई के प्रदूषण को पहले 3 जनहित याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। याचिकाओं में यह दावा किया गया है कि बढ़ते प्रदूषण ने सांसों के लिए संकट यहां भी, यानी कि मुंबई में, खड़ा कर दिया है। और अब बात मराठा समुदाय की, जिसको आरक्षण देने के लिए आज ऑल पार्टी मीटिंग में सहमति बन गई। सभी दल इस बात पर एक राय रखते हैं, इसके लिए जल्द से जल्द कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाए। तो वहीं इस मीटिंग में मराठा एक्टिविस्ट मनोज पाटिल से अनशन को खत्म करने की अपील भी की गई। साथ ही लोगों से अपील की गई कि वो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ना ले। डिटेल से समझते हैं इस खबर को। विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे। विवेक, मराठा आरक्षण पर क्या कुछ चल रहा है फिलहाल, और ऑल पार्टी मीटिंग में आज हुआ क्या? स्पीकर, देखिए, इस पूरे मामले में ऑल पार्टी मीटिंग थी जिसमें CM DCM के साथ साथ NCP के प्रमुख शरद पवार और तमाम पार्टियों के बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। मीटिंग तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक चली और मीटिंग में सभी पार्टियों के बड़े नेता ने तय किया कि एक सहमति हुई कि मराठाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब मराठा को आरक्षण मिला था तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई थी। पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है, मैटर सब जुडिस है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ जो मराठा को आरक्षण को लेकर एक फेस बने हैं मनोज जारंगे पाटिल, जो जालना में अनशन में बैठे हुए हैं। कई दिनों तक वो अनशन में बैठे रहे, उसके बाद उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। उनकी मांग ये है कि जो कुणबी समाज है, जो पिछड़ा समाज है, उसमें मराठाओं को पूरा आरक्षण देना चाहिए। लेकिन अब मराठा उसको कहना है कि अगर कुणबी समाज में देंगे तो वो OBC की कैटेगरी में चले जाएंगे। जो दूसरे मराठा को जो ग्रुप है उनका कहना है कि पूरे के पूरे मराठाओं को अलग से आरक्षण, जो अलग से जो कैटेगरी है वो बनानी चाहिए। लेकिन सरकार का साफ तौर पर कहना है कि एक साइड में वो मानने को तैयार हो गई है कि जो कुणबी समाज है उनको मराठा में शामिल किया जा सकता है। लेकिन अगर पूरे ओवरऑल की बात की जाएगी, क्योंकि मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, मैटर सब्सिड्यूज है, उस पर कोर्ट का फैसला आने के बाद ही सरकार कुछ कर पाएगी। लेकिन जिस तरह से 2 या 3 दिन पहले दिखाया गया था कि महाराष्ट्र के बीड़ में काफी ज्यादा प्रदर्शन हुआ था, लोगों ने जो आंदोलनकारी हैं उन्होंने घर जलाए थे, गाड़ियां जलाई थी, इस पर एक बड़ा फैसला महाराष्ट्र सरकार ने लिया है और साफ तौर पे कहा है कि अगर महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की अगर कोई भी कोशिश करेगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जो मनोज जारंगे पाटिल अनशन में बैठे हुए हैं, सरकार कोशिश कर रही है कि मनोज जारंगे पाटिल अपना अनशन तोड़े, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें और महाराष्ट्र में शांतिपूर्वक बनाए रखें। और जो महाराष्ट्र जो मराठा आरक्षण की बात है उस पर सरकार काफी गंभीर है, क्योंकि मैटर सब्सिड्यूज है, मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उस पर सरकार कुछ नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ जो कुणबी समाज के लोग हैं, जो मराठा बोलते हैं कि उनको रिजर्वेशन चाहिए, उनमें से कुणबी समाज में उन्हें रिजर्वेशन दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका, विवेक। और अब बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने दिवाली से पहले बड़ा ऐलान किया है। इन्होंने MCD के 5000 कच्चे सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान किया। उन्होंने सफाई कर्मियों के पक्का होने पर उन्हें बधाई भी दी। कल नगर निगम की सदन की मीटिंग हुई थी और उसमें प्रस्ताव पारित करके ये मंजूरी दे दी गई है कि नगर निगम के लगभग 5000 सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। वो सफाई कर्मचारी जो कच्चे थे उनको पक्का किया जाएगा।
जनवरी में हमारी सरकार बनी थी नगर निगम में, तब से लेके आज तक लगभग 6,494 सफाई कर्मचारियों को हम लोग पक्का कर चुके हैं। और अब बात करेंगे बाजार की, जहां आज ब्याज दरों पर फेडरल रिजर्व के फैसले से पहले बाजार में दबाव रहा। इसी के साथ बाजार गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 284 अंक गिरकर 63,591 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 90 अंक गिरकर 18,979 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी रियलिटी, पीएसयू बैंक और फार्मा शेयरों में रही। ऑटो, एनर्जी, एफएमसीजी इंडेक्स आज गिरावट पर बंद हुए। ब्लू जेट हेल्थ केयर की शेयर बाजार में ब्लू जेट की ठीक ठाक लिस्टिंग हुई है। एनएसई में अगर देखेंगे शेयर तो 9.83% के प्रीमियम के साथ ये 380 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ। तो वहीं बीएसई पर इसकी लिस्टिंग जो हुई वो 4.20% प्रीमियम के साथ 259 रुपयों पर यह लिस्ट हुआ है। ब्लू जेट हेल्थ केयर कंपनी पर 840 करोड़ से भी ज्यादा का आईपीओ और 25 से 27 अक्टूबर के बीच ये खुला था। अंतिम दिन तक आईपीओ ऑल ओवर करीब 8 गुना सब्सक्राइब हुआ था और इसके तहत 346 रुपए के भाव शेयर इसके जारी किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ मिलकर आज 3 बड़ी परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया। दरअसल तीनों ही परियोजनाएं भारत की मदद से तैयार की गई हैं और यही वजह रही कि दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया है। इन तीनों ही परियोजनाओं में अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक है, खुलना मेंगोला पोर्ट रेल लाइन है और साथ ही बांग्लादेश के रामपाल में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट का जो दूसरा यूनिट है ये शामिल है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बहुत ही खुशी की बात है कि हम एक बार फिर से भारत और बांग्लादेश की सफलता को मनाने के लिए एक साथ जुड़े हैं। हमारे संबंध नए ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि हम एक बार फिर भारत बांग्लादेश सहयोग की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ जुड़े हैं। आज जिन 3 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया है उनका निर्णय भी हमने ही लिया था और इन्हें लोगों को समर्पित करने का सौभाग्य भी हमें ही मिला है। फ्रेंड्स, हमारे संयुक्त प्रयासों की सफलता के लिए मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। तो वहीं तीनों विकास परियोजनाओं के उद्घाटन पर पीएम बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना, उन्होंने भारत की प्रतिबद्धता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। The relationship between Bangladesh and India is anchored in history, culture, language, and shared values of secularism, democracy, and countless other commonalities. We attach the highest importance to our relations with India. Over the years, we have transformed numerous opportunities into tangible achievements across various sectors, such as improving connectivity, fostering trade and commerce, promoting development cooperation, nurturing cultural ties, facilitating people-to-people interactions, and more. I express my gratitude to the Government of India for the significant contributions in these 2 crucial sectors. और अब बात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जो इन दिनों ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर देश के अलग अलग राज्यों और शहरों का दौरा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में धामी आज गुजरात पहुंचे, जहां अहमदाबाद में पहले तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। अहमदाबाद में आज पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में निवेश करने वाले निवेशकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। रोड पर रफ्तार का कहर, बताएंगे जानलेवा रोड हादसों के बारे में ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपका स्वागत है। अब हम आपको बताएंगे एक्सीडेंट्स की कुछ डरावनी तस्वीरों के बारे में। दरअसल देश में बढ़ती गाड़ियों और रोज फैलते इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच सड़क पर होने वाले जो हादसे हैं उनमें जान गंवाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ज्यादा डिटेल लेते हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे सहयोगी विपिन भट्ट जी इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे विपिन जी, ये नंबर्स जो हैं ये तो डराने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल डराने वाले नंबर्स हैं और ये सड़क पर काल हम इसे कह सकते हैं। जितना अच्छा हमारा सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर होता जा रहा है, जिस तरह के आधुनिक वाहन हमारे पास आते जा रहे हैं, लेकिन उतना ही बड़ा ये जान लेने का कारण भी बनता जा रहा है। आप जरा आंकड़ों में नजर डालिए जो कि सरकार की तरफ से रिलीज किए गए हैं। 2022 की कहानी ये बताते हैं पिछले साल सड़क हादसों में कितनी जानें गई हैं। तो देखिए 1,68,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है 2022 के अंदर
और 4.5 लाख करीब घायल हुए हैं। इनमें से भी 2 लाख ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं या उन्हें कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है। और आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये दुनिया में सबसे बड़ा नंबर है। इतने ज़्यादा लोगों की एक साल के अंदर सड़क हादसों में 2022 में किसी और देश में जाने नहीं गई हैं। थोड़ा और इसको बाइफरकेट करते हैं कि क्यों ये जाने जा रही हैं। सबसे बड़ा कारण जो है जान लेने का वो बना है तेज रफ्तार। तेज रफ्तार की वजह से 1,19,904 यानी करीब 71% से ज्यादा, जो हमने 1,68,000 का नंबर देखा उसमें 71% जाने सिर्फ तेज रफ्तार की वजह से गई हैं। रॉन्ग साइड ड्राइविंग भी एक बड़ा कारण बना है। हाईवेज के ऊपर जहां पर जान ली है तो करीब 9,000 से ज्यादा जाने इसके चलते गई हैं। पीकर चलाने वालों की बहुत सारे यहाँ पर हम अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं कि ड्रिंक ड्राइविंग ना करें, लेकिन वो हादसे कम नहीं हो रहे। मोबाइल फोन ये बड़ी वजह बना है, चाहे सड़कों की बात हो शहर की, चाहे हाईवेज की, लोगों का मोबाइल से मन नहीं हटता है। हाथ में या तो बात कर रहे हैं या देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और धीरे धीरे ये आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। बाकी के मुकाबले कम है, लेकिन ये आंकड़ा हर साल के मुकाबले बढ़ रहा है, अन्य कारण के कारण भी जो गई है। लेकिन जो खास बात निकल कर आई है कि 2 व्हीलर सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुए हैं। हादसों में 74,000 या समझ लीजिए 75,000 मौतें जो हैं, यानी करीब 44% टोटल जो डेथ हुई हैं उसका 2 व्हीलर कारण बन रहे हैं। 44% 1,68,000 में से जो जाने गई हैं वो 2 व्हीलर्स के चलते हुए गई हैं। 2 व्हीलर्स वाले खुद का तो जो उनका हुआ 9,313 पेडेस्ट्रियन, यानी जो लोग पैदल सड़क पर चलते हैं उनको टक्कर मारी गई है। और ये आंकड़ा वो बड़ा है क्योंकि वो तो पैदल चल रहे हैं, शायद उनकी कोई गलती नहीं, लेकिन 2 व्हीलर्स ने उन्हें स्ट्रक किया है और करीब 9,000 से ज्यादा लोगों की जान इसमें गई है। तो इन सड़क हादसों में 2 व्हीलर्स जो हैं वो एक बहुत बड़ा, चाहे वो उस पर सवारी करने वाले की जान हो या वो किसी और को टक्कर मारे उसकी जान हो, सबसे बड़ा कारण बनकर आया है सड़क हादसों का। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका विपिन जी। तो कुल मिलाकर बहुत ही डरावने ये आंकड़े हैं जो हादसे के आए हैं, लेकिन सड़क हादसों पर कैसे लग सकती है लगाम, इसमें हमारा और आपका क्या है योगदान, इसी पर आज कंज्यूमर अड्डा में करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर। और रिलायंस इंडस्ट्रीज का मॉल जियो वर्ल्ड प्लाजा कल शाम मुंबई में लॉन्च हो गया। आज से ये आम लोगों के लिए खुल गया है। ये देश का सबसे बड़ा लग्जरी मॉल है। मॉल के लॉन्चिंग के मौके पर हुए रेड कार्पेट इवेंट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी अपने बेटे अनंत अंबानी, होने वाली बहू राधिका मर्चेंट और बेटी ईशा अंबानी के साथ नजर आए। इसके अलावा बॉलीवुड के कई सितारे भी इस इवेंट में दिखे। जियो वर्ल्ड प्लाजा बांद्रा कॉम्प्लेक्स में 7.5 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। ये मॉल सिर्फ देखने में ही लग्जरी नहीं है, बल्कि यहाँ मिलने वाली चीजें भी काफी लग्जरी होंगी। आइए आपको दिखाते हैं लॉन्चिंग के मौके पर RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन नीता अंबानी ने क्या कुछ कहा। So this evening is a very special evening for both Neeta and me as parents, and it is our time today to applaud the work that Isha has done as a leader in Reliance Retail. I think that she and her luxury retail team have redefined what luxury means in the city of Mumbai, and we're very proud with the Jio World Plaza. What the Reliance retail team under Isha's leadership has done makes me very proud. I'm sure it will make citizens of Mumbai and Indians very proud, and we wish her and the entire Reliance retail team all the very best. I think we are also celebrating all our Indian designers and artisans, their karigari and their work. So today is actually an ode to all the Indian designers and our arts and artisans also. और आज देश में करवा चौथ मनाया जा रहा है। बाजारों में गजब की रौनक देखने को मिल रही है। पूजा की थाली और हाथों में मेहंदी भी सज चुकी है। हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं। पूरे दिन बिना खाए पिए व्रत रखा जाता है और रात में चांद को देखकर इस व्रत को खोला जाता है। आज कोलकाता में 7:45 पर पहले चंद्रोदय होगा। मुंबई की अगर बात करें तो यहाँ पर 8:59 पर चांद देखा जाएगा, तो वहीं दिल्ली में 8:15 पर चंद्रोदय का समय है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।